हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। सीटेट की तैयारी में तो लगे होंगे। ये हाथ से बनाया हुआ नोट्स है। सबसे जरूरी है सिलेबस के अनुसार पढ़ना। तो मैं सिलेबस के अनुसार हाथ से बनाया नोट्स दे रही हूँ। वीडियो जरूर पढ़िए क्योंकि ये नंबर दिलाएगा। दिख रहा है यहाँ पे 8वां अध्याय है भाषा और चिंतन। तो उसी को हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग जानेंगे भाषा और चिंतन के बारे में। भाषा क्या है? भाषा व्यक्ति के विचार व्यक्त एक माध्यम होता है जो एक दूसरे से दो व्यक्ति है आदान प्रदान करने वाली होती है। जो समाज में देखते ही हैं आदान प्रदान वाली भाषा। इसलिए परिवार में भी शब्द वाक्य ध्वनिग्राम स्वरूप ग्राम और वाक्य विन्यास अर्थ विज्ञान जैसे माना जाता है उसी के माध्यम से एक दूसरे से आदान प्रदान किया जाता है। एक सामाजिक प्रक्रिया होती है भाषा विचार। यह हमें स्वयं अर्जित करने की पड़ती है। हम लोग अर्जित मतलब ग्रहण करते हैं, जो आसानी भाषा में बोल लेते हैं उसे अर्जन कहा जाता है। अधिगम और अर्जन में पढ़ा चुकी हूँ, पहला अध्याय है, उसको वीडियो को जरूर आप लोग देख लीजिएगा। अब ध्वनिग्राम भी है इसमें, तो इसको मैं बता दे रही हूँ आपको। ध्वनिग्राम में है बोले जाने वाली भाषा सबसे छोटी इकाई ध्वनिग्राम कहा जाता है। टी था ये पी का आवाज ध्वनिग्राम होता है, उसे हम लोग भाषा कहते हैं। जैसे हाथ से बनाए हुए नोट से उसे पढ़ेंगे, हम समझा दिए। भाषा किसे कहते हैं? आदान प्रदान के माध्यम से होती है भाषा। विचारों के वाक्य शब्द ध्वनिग्राम स्वरूप ग्राम इसके माध्यम से होती है। और भाषा पढ़ेंगे जब कोई व्यक्ति अपने विचार को दूसरे तक पहुंचाने में जिस, जैसे मैं कही ना, आदान प्रदान वही है। दूसरों तक पहुंचाने में जिस संसाधन का प्रयोग करता है वह संसाधन भाषा कहलाती है। जो मैं समझाई हूँ वही है। भाषा और विचार का बहुत गहरा संबंध होता है। भाषा का विकास जन्म से प्रारंभ होती है। जन्म से प्रारंभ होती है। आप लोग देखें, माँ के गर्भ से ही बच्चा सुनना सीख जाता है। जब उसका जन्म हो जाता है बच्चे का, तो अपने परिवार से ही भाषा सीखता है। जो जिस परिवार में भाषा बोली जाती है वैसे वो ग्रहण करता है, अर्जित करता है। जैसे मानिए बिहार का हो तो भोजपुरी सीख लेगा और हिंदी भी सीखेगा। वो दो माध्यम का संचार कर लेगा। वो हरियाणा का हो तो हरियाणवी और हिंदी दोनों सीखेगा। यूपी का हो तो वो भी अवधी भाषा बोली जाती है अधिकतर, तो अवधी भी सीखेगा। जो जहाँ जिस परिवार में बोला जाता है उस भाषा को अर्जन कर लेता है। आगे है अर्जित कौशल है उसी अनुकरण वातावरण के साथ अनुक्रिया शारीरिक सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। आगे हम लोग पढ़ेंगे भाषा विकास के सिद्धांत, परिपक्वता का सिद्धांत पढ़ेंगे। जब बालक कुछ समय पश्चात परिपक्व हो जाता है, अर्थात परिपक्व से अभिप्राय है कि भाषा अवयवों एवं स्वरों पर नियंत्रण होना, जैसे बोलने में जीभ, गला, तालु, दांत तथा स्वर यंत्र सभी परिपक्व होते हैं, तो भाषा पर अच्छा नियंत्रण होता है और अभिव्यक्त यानी विचारों का आदान प्रदान भी अच्छा होता है। दूसरा है अनुबंधन का सिद्धांत, किसी वस्तु को जोड़कर बताना। बालक को शब्दों की शिक्षा प्रदान करने के लिए बालक को मूर्त वस्तुओं जो दिखाई दे सके, मैं कहती हूँ मूर्त मतलब जो दिखाई दे सके उसी को, अमूर्त मतलब जो दिखाई न दे उसको कहा जाता है अमूर्त, से जोड़कर दी जाती है। यदि बालक को अप्रत्यक्ष रूप से कोई चीज या वस्तु को दिखाया जाता है तो जल्दी सीखता है। स्किनर का मानना था कि व्यवहार कार्यों की तरह भाषा की विकास होती है। स्किनर क्या कहते हैं? भाषा एक व्यवहार की तरह होती है। उद्दीपन अनुक्रिया अनुबंधन स्थापित होता है इसमें और विकास को मददगार मिलता है। आगे है अनुकरण का सिद्धांत, नकल करना। अनुकरण मतलब होता है नकल करना, जैसे बड़े करते हैं वैसे बच्चे देखकर नकल करते हैं। बालक मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि बालक अपने परिजनों तथा साथियों की भाषा का अनुकरण करके शीघ्र भाषा सीखता है। जितने बच्चों को बाहर सिखाएंगे, लोगों से मिलाएंगे और समाज में घुमाएंगे, उतना जल्दी वो हर चीज का सीखने का अनुकरण करता है। सीखता बहुत जल्दी है बच्चा। और भाषा का बच्चे क्या करता है? समाज में संबंधों को स्थापना कर लेता है, बहुत जल्दी वो समाज में स्थापना कर पाता है। कुशल वाक्य बनाता है, मतलब कुशल बन जाता है वाक्य बोलने में। नेत्र भाषा क्षमता को विकसित करने में उसका व्यक्तित्व विकास बहुत अच्छा होता है अनुकरण करके सीखे तो। अब पढ़ेंगे चिंतन। चिंतन में है किसी भी व्यक्ति को यदि किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए
जो मन में विचार उत्पन्न होता है वही विचार चिंतन कहलाता है। क्या होता है, जो समस्या का समाधान करने के लिए क्या करते हैं, उसको हम लोग मन में विचार करते हैं, सोचते समझते हैं, उसी को हम विचार कहा जाता है, विचार चिंतन कहा जाता है। चिंतन का आरंभ समस्या से होता है। चिंता का आरंभ, जब चिंता सीटेट पास करना है तो वो चिंता ही तो है एक प्रकार की, कैसे पास करें, क्या पढ़े, कैसे पढ़े, क्या करें, किसका मतलब वीडियो देखें, क्या तो हम लोग पास कर ले जाएं, ऐसी चिंता होती है। तो वही है चिंता। और अंत में समस्या समाधान से ही हो जाता है, अंत में समस्या समाधान ही हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं बता दूं, एक टॉपिक मैं बताती हूँ सिलेबस के अनुसार, जो हाथ से बनाया हुआ नोट्स है, सिलेबस देख लीजिएगा, उसी के माध्यम से बना है। सीटेट पास करने के लिए नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, सिलेबस को देखना बहुत जरूरी है, और क्योंकि सीटेट घुमाता बहुत है, उसको समझना बहुत जरूरी है। ये नोट्स बना के पढ़ेंगे तो उसमें कितना भी घुमाए उससे बाहर नहीं होगा, आप लोग पकड़ ले जाएंगे, पास हो जाएंगे। और यूथ का बुक मैं कहूँगी पढ़ने के लिए। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज। चिंतन के प्रकार, चिंतन के 2 प्रकार होते हैं। चिंतन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, सौलीन चिंतन, यथार्थवादी चिंतन। सौलीन चिंतन किसको कहते हैं? स्वयं से लीन रहना। सौलीन मतलब स्वयं से लीन रहना। बालक ऐसी कल्पना करना है जिसका कोई वास्तविक स्वरूप ना हो। यथार्थवादी चिंतन, यह चिंतन वास्तविक से संबंधित होता है। ऐसे पकड़ी हूँ पेंसिल से, क्योंकि फैन चला रही हूँ ऊपर तो उड़ जा रहा है पेज, इसीलिए। यथार्थवादी चिंतन में है, यह चिंतन वास्तविक से संबंधित होता है। सौलीन में क्या है, उसमें चिंता नहीं करना रहता है, उसमें कुछ नहीं, उसमें वास्तविक से जुड़ा ही नहीं रहता, केवल सपने देखते रहते हैं, अपने में कल्पना करते रहते हैं, मैं ये बन गया, डॉक्टर बन गया, ये बन गया, मैं टीचर बन गया। और सपना में सोचने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। उससे वास्तविकता से जोड़ना सबसे जरूरी है। मैं सरल भाषा में समझा रही हूँ आप लोगों को। यथार्थवादी चिंतन है जो चिंता वास्तविक रूप से, जो हम कर लेंगे, करके दिखाएंगे, करके हम कर रहे हैं, वो है उसमें। अब सारी चिंतन है पहला, अब सारी चिंतन दूसरा है, तीसरा आलोचनात्मक चिंतन है। अब सारी चिंतन है, अब सारी चिंतन का तात्पर्य है जिसमें समस्याएं एक ही बिंदु पर केंद्रित होती है, एक ही बिंदु पर केंद्रित रहती है सारी चिंतन में। अब सारी चिंतन में नियम रहता है ना, खुल के विचार नहीं किया जा सकता है, उसमें नियम वाइज चलना पड़ता है। बंध मुक्त है, ये बंध वाला है, केंद्रित होती है और समस्या का मात्र एक ही समाधान होता है। अब सारी चिंतन में, जैसे हमारा राष्ट्रीय पशु है, क्वेश्चन है कहा जाता है, इसमें एक ही आंसर। दूसरा, हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। फिर है तीसरे में भारत की राजधानी है, एक ही है। अब दिल्ली का अधिक कुछ बता ही नहीं सकते हम। अब सारी में है, अब सारी में है ओपन, खुला, एक नहीं अनेक प्रकार के चिंतन कर सकते हैं आप लोग। अब सारी चिंतन का तात्पर्य होता है इसमें समस्या को एक ही बिंदु पर केंद्रित नहीं होती है, इनमें समस्या को 2 बार लिख दी हूँ, कल्पना शक्ति एवं सृजनात्मक का है, प्रयोग करके कई प्रकार से हम हल किया जा सकता है इसमें। जैसे अब सारी चिंतन के उदाहरण है, एक है बाघ की विशेषताओं का वर्णन करो। अब बाघ पे अनेक प्रकार की विशेषताएं हैं, बाघ पे पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी आप लोग को। बाघ अपने मूत्र की गंध से कैसे पहचानता है, मूंछ के हिलने से कैसे, ये सब मैं पढ़ा चुकी हूँ बाघ पे। दूसरा है नई दिल्ली की विशेषताओं का वर्णन करें। अब नई दिल्ली की विशेषता अनेक प्रकार की है, इसके द्वारा खोजा हुआ समाधान मुक्त अंत वाला होता है, ये मुक्त रहता है। आलोचनात्मक चिंतन, अब आलोचनात्मक चिंतन में सुनिए, इसका आलोचनात्मक चिंतन क्या है। आलोचनात्मक चिंतन के अंतर्गत गुण और दोष को देखते हुए किसी बात को स्वीकार करना आलोचनात्मक चिंतन कहलाता है। मेरे प्यारे बच्चों, कुछ पूछना तो पूछ लीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज, क्योंकि आप ही लोग के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ। जैसे जो बार बार फेल हो रहे हैं, जो एक बार भी पास कर ले जाए, उन्हीं के लिए, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ आप लोग हाथ से बनाया नोट्स जरूर पढ़िए।